यस सर। चलिए ठीक है, तो देखिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आज करने जा रहे हैं, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। काफी छोटा टॉपिक है, इसमें कुछ कुछ केस लॉ है वो हम लोग कवर करना है, और इसके बाद जो आप लोग का एक नेचुरल जस्टिस का मैंने क्लास लिया था उसका आप लोगों को नोट्स नहीं प्रोवाइडेड है, वो मैं आगे भेज दूंगा। और कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट केसेस एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है, वो भी मैं सोचा कि उसका नोट्स ही मैं आपको भेज दूंगा। कल से हम लोग जो है, कल आप लोग का पार्टनरशिप एक्ट का क्लास होगा। पार्टनरशिप एक्ट में मैक्सिमम 2 क्लास, बहुत ज्यादा अगर हुआ तो 3 क्लास में आपका पार्टनरशिप हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का आज ये लास्ट क्लास होगा। बाकी जो केस लॉज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसका मैं सेपरेटली नोट्स भेज दूंगा, और जो नेचुरल जस्टिस का आपका जो क्लास का नोट्स नहीं गया था वो भी आपको मिल जाएगा। कल से हम लोग फिर पार्टनरशिप एक्ट में स्टार्ट कर लूंगा, और गर्वित सर का आपका जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है वो आपका मंडे से कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो आइए ये टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्टेट जो है वो लाइबल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग तो लाइबल होते हैं, ठीक है, हम लोग जो जो भी सिटीजन्स हैं, जो और बाकी लोग हैं, ठीक है, कॉमन पर्सन है, लोग हैं, वो लोग तो लाइबल होते हैं, उनके लिए तो बहुत सारी लाइबिलिटी है। क्या स्टेट, राज्य, राज्य लाइबल होगा कि नहीं? क्या हम, स्टेट क्या है, स्टेट हमारा गार्जियन है, क्या वो हम लाइबल होगा कि नहीं, उसकी लाइबिलिटी होगी कि नहीं? ये हम लोग को इस टॉपिक में पढ़ना है। तो स्टेट किन किन तरीके के एक्ट्स के लिए लाइबल हो सकता है, आप लोग जल्दी से बताइए। आप लोग को ये टॉपिक पता भी होगा, आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जल्दी ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। स्टेट किन किन तरीके के एक्ट्स के लिए लाइबल हो सकता है, बताइए जल्दी से। टॉर्टस लायबिलिटी के लिए, जैसे ओके, डॉक्ट्रिन ऑफ विकरियस लायबिलिटी। टॉर्शियस लाइबिलिटी स्टेट पे आ सकता है, और कैसा लाइबिलिटी आ सकता है? एनी अदर काइंड ऑफ लाइबिलिटी अपार्ट फ्रॉम टॉर्शियस लाइबिलिटी? कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी। यस, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चुअल और टॉर्शियस लाइबिलिटी, दो तरीके की लाइबिलिटी स्टेट पे आ सकती है। और ये दोनों लाइबिलिटी आने के पीछे, आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके पावर, फंक्शंस कैसे एक्सरसाइज होंगे, क्या उस पर लिमिटेशन लगेगा। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का अनम्यूट है। क्या, कैसे वो एक्सरसाइज होगा, जस्ट सेकेंड, किस तरीके से वो एक्सरसाइज होगा, उससे वो डील करता है। तो पावर और फंक्शन जो स्टेट का है, हम लोगों को पता है कि मॉडर्न वेलफेयर गवर्नमेंट में काफी वाइड हो गया है। तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो टॉर्ट्स भी बहुत तरह के कमिट कर सकते हैं, तो उसके लिए आप लाइबल किसको ठहराएंगे? आप उसके लिए स्टेट को ठहराएंगे। फिर गवर्नमेंट आजकल जो है, गवर्नमेंट भी बहुत तरह का कॉन्ट्रैक्ट इंटर करती है। आप भी डे टू डे बेसिस पे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है गवर्नमेंट के साथ इंटर करते हैं। अब जैसे गवर्नमेंट को कहीं टेंडर निकालना है, कोई लीज पे कोई प्रॉपर्टी देनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट इंटर करती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइबिलिटी अराइज होगी, उसके लिए भी आप लाइबल किसको ठहरा सकते हैं? स्टेट को लाइबल ठहरा सकते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को लाइबिलिटी देखना है कि कब स्टेट को आप लाइबल ठहरा सकते हैं। और स्टेट को दो ही सिचुएशंस में लाइबल ठहराया जा सकता है, एक कोई भी टॉर्शियस एक्ट के लिए, और एक कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के लिए, राइट। तो इन दोनों सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी जो स्टेट का है उसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। अब ये स्टेट का लाइबिलिटी, कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है, इसके लिए कौन सा प्रोविजन ट्रेस किया जा सकता है, बताइए आप लोग। 298 कॉन्स्टिट्यूशन। 299। आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, हाँ, 298 299, अगर दोनों को भी मिला के आप देखेंगे तो वो स्टेट लाइबिलिटी के बारे में ही आपको बताएगा, ठीक है। आप 299 पर्टिकुलरली जो है, सॉरी 298 आपको पावर देता है स्टेट को, ठीक है। टू Recording in progress.
जस्ट वेट अ सेकेंड। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. चलिए ठीक है। तो देखिए, आपका दो आर्टिकल 298 और 299 को जब आप देखेंगे तो उन दोनों को देखने पे आपको पता चलेगा कि स्टेट जो है का कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप आर्टिकल 298 देखिए। गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सभी लोग को पता होगा, गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट जहां पे वन पार्टी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, अब सबसे पहले 298 देखिए। ये यहाँ पे 299 लिखा है बट होगा ये 298। ओके, ये गलत यहाँ पे मेंशन्ड है। पावर टू कैरी ऑन ट्रेड एटसेट्रा, इस चीज को देखिए कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड ईच स्टेट शैल एक्सटेंड टू कैरिंग ऑन व्हाट, ट्रेड और बिजनेस। ट्रेड और बिजनेस करने का पावर आपको एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर किसको किसको मिला है? यूनियन को भी मिला है और स्टेट को भी मिला है। और उस एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज में, ठीक है, उस एग्जीक्यूटिव पावर के एक्सरसाइज में स्टेट को कॉन्ट्रैक्ट करने का भी पावर मिला हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर आपको कहां से आता है? 298 से आपको डिराइव किया जाता है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर जो स्टेट को मिला हुआ है, ये कहां मिला है? ये मिला है आपको आर्टिकल 298 में, कि स्टेट को ट्रेड बिजनेस कैरी ऑन करने का पावर दिया गया है। और वो ट्रेड और बिजनेस कोई भी कब कैरी होगा? जब उस बॉडी के पास पावर होगा कॉन्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, तो ये पावर आपको आर्टिकल 298 के अंदर आपको स्टेट को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब आइए 299 पे। अब 299 बताता है कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेलिटी क्या होगा। व्हाट विल बी द फॉर्मेलिटीज ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये जो पहला क्लॉज है इसमें तीन आपको एसेंशियल रिक्वायरमेंट दिए गए हैं कि क्या फॉर्मेलिटी जो है गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नेसेसरी है फॉलो करना। तो उसका तीन एसेंशियल क्या है? पहला कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ऑल कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एक्सप्रेस टू बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और बाय द गवर्नर, या तो गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, एज द केस में बी। सेकेंड रिक्वायरमेंट, एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये सब नहीं। और किसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट होगा? प्रेसिडेंट या गवर्नर। और तीसरा देखो, सच कॉन्ट्रैक्ट shall be excised and executed on behalf of president और governor। ठीक है, and every contract must be executed by a person who is authorized by the president or the governor। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर खुद तो जाके करते नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन करता है? उनके बिहाफ पे जिसको ऑथराइज किया हुआ होता है। तो अब ये लॉ में ही दिया होता है कि इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ऑथराइज्ड है, ठीक है, या कौन गवर्नर के बिहाफ पे ऑथराइज है। तो अगर ये तीनों एसेंशियल रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है तो फिर वहां पे गवर्नमेंट की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी नहीं आएगी। ये आपको तीन फॉर्मेलिटी दिया गया है, फॉर्म दिया गया है किस तरीके से गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इंटर करता है। कॉन्ट्रैक्ट इंटर करने का पावर कहां से आया? आर्टिकल 298 से आया। ठीक है, कि ट्रेड और बिजनेस गवर्नमेंट को करना है, गवर्नमेंट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकती है। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे इंटर करेगी उसका फॉर्मेलिटी तुमको 299 में दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पे ही होगा। जो भी स्टेट का कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है वो तभी अराइज होगा जब प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किसके बिहाफ पे किया जा रहा है? प्रेसिडेंट और गवर्नर के। और वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? जो भी पर्सन जिसको ऑथराइज किया है प्रेसिडेंट या गवर्नर ने। ये केस था यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एनके प्राइवेट लिमिटेड। इसमें जो है जिस पर्सन को अथॉरिटी दिया गया था, सेक्रेटरी जो था, उसको दिया गया था ये अथॉरिटी कि वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर सकता है। बट वो सेक्रेटरी नहीं, सेक्रेटरी से जूनियर डिवीजन का कोई और ऑफिसर था, वो कॉन्ट्रैक्ट इंटर कर लेता है। तो यहां पर स्टेट के ऊपर कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इनके प्राइवेट लिमिटेड में अराइज नहीं होती है। बिकॉज यहां बताया गया कि ये तीनों रिक्वायरमेंट जो है, इस केस में बताया गया ऑल दीज थ्री रिक्वायरमेंट्स आर मैंडेटरी इन नेचर।
इफ दे, अगर ये पूरा नहीं होगा, स्टेट की कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी अराइज होने के लिए 299 में जो फॉर्मेलिटी दिया है वो पूरा होना चाहिए। और साथ ही में अब ये लाइबिलिटी कैसा है, ये लाइबिलिटी ऑफिशियल कैपेसिटी में मिला हुआ है। ये प्रेसिडेंट या गवर्नर का लाइबिलिटी ऑफिशियल कैपेसिटी में लाइबिलिटी है, ये उनका पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है। इस बात को क्लॉज 2 क्लैरिफाई करता है, ठीक है, कि नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द गवर्नर शैल बी पर्सनली लाइबल। गवर्नर और प्रेसिडेंट पर्सनली लाइबल नहीं होंगे ये सब कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के लिए। मतलब मान के चलो कि अभी जो प्रेसिडेंट है उसके टेनियर में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, ठीक है, अभी जो प्रेसिडेंट है फिर वो प्रेसिडेंट हट जाता है, दूसरा प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आता है। तो अब ऐसा नहीं कि अभी का कोई कॉन्ट्रैक्ट के लिए बाद में लाइबिलिटी अराइज होगी तो वो जो प्रेसिडेंट रिटायर हो गया है उसको अब बुलाएंगे। जो उस समय करंट प्रेसिडेंट होगा उसको अब, मतलब कि उसके ऊपर लाइबिलिटी जाएगी, ठीक है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी पर्सनल नेचर की नहीं होती है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी में बस आपको इतना ही देखना था। अब हम देखेंगे टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। यहां पे किसी को डाउट है? एनीवन? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट, जो कि आप टॉर्ट्स में भी ऑलरेडी इस टॉपिक को पढ़ते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट चैप्टर में। ओके, चलो अब देखो टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट क्या है। ये डिराइव होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। टॉर्शियस लाइबिलिटी जो स्टेट पे आता है ये वाइकेरियस लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट से आता है। वाइकेरियस लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दो प्रिंसिपल होता है वाइकेरियस लाइबिलिटी का। कौन कौन सा मैक्सिम होता है? एक होता है रेस्पोंडेंट सुपीरियर, और एक कौन सा होता है? Q facet और per फेसिट alium. पर एलियम फेसिट पर से। पर एलियम फेसिट पर से। इसका मतलब क्या होता है? रेस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब क्या होता है? Let the लेट द principal be प्रिंसिपल liable. बायर अप। और ये One who does the act through another is deemed in law to have done the act himself. यस, वन हो। देखो तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द सुपीरियर बी लाइबल। क्यों? रिस्पोंडेंट सुपीरियर का मतलब होता है जो सुपीरियर है उसको लाइबल रहने दें। क्यों? क्योंकि जो इंफीरियर है उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, उसका फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि अपने रॉन्ग कमिट हुआ है जिसके अगेंस्ट तो उसको वो कंपनसेशन दे सके। जैसे जो सर्वेंट है और मास्टर है, अब सर्वेंट मास्टर का काम करते वक्त अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है और किसी पर्सन को लॉस हो जाता है तो वो पर्सन अगर सर्वेंट के पास आएगा तो हो सकता है उसका कॉम्पनसेशन उसको पूरा नहीं चुका पाएगा वो सर्वेंट, बट वो मास्टर के पास जाएगा क्योंकि मास्टर बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में है। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर स्टेट के भी एक्ट में लगता है कि स्टेट अपना एक्ट खुद तो करता नहीं है। स्टेट अपना एक्ट कैसे करता है? बहुत सारे सर्वेंट्स के थ्रू, उसके जो सर्वेंट्स हैं उसके हेल्प से स्टेट जो है एक्ट कमिट करता है। तो वहां पर अगर वो कोई भी गवर्नमेंट का सर्वेंट अगर स्टेट का काम करने में अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है तो ज्यादा फाइनेंशियली बेटर पोजीशन में कौन है? स्टेट है। तो इसलिए रिस्पोंडेंट सुपीरियर के अकॉर्डिंग स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी देंगे। फिर क्यू फेसिट पर एलियम फेसिट पर से, ही हु डज हिज एक्ट थ्रू अदर is deemed to have done that act personally, कि जो भी दूसरे के थ्रू एक्ट करा रहा है वो खुद ही उसका खुद का ही एक्ट था, तो उसके लिए अगर कोई भी अगर लॉस होता है तो उसके लिए लाइबल उसी को ठहराया जाए। तो स्टेट, मान लिया कि स्टेट कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवा रहा है, ठीक है, स्टेट जो है कोई ट्रांसपोर्टेशन चला रहा है और उससे कोई लॉस होगा तो स्टेट अपना ही काम करवा रहा है ना, तो उसके लिए स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी ही आनी चाहिए। तो ये दोनों मैक्सिम के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि स्टेट भी लाइबल होता है टॉर्शियस एक्ट जो भी उसके सर्वेंट्स कमिट करते हैं। स्टेट के जो सर्वेंट्स हैं उनके टॉर्शियस एक्ट के लिए स्टेट को भी लाइबल ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा मतलब है कि कैसे टॉर्शियस लाइबिलिटी स्टेट का अराइज होता है। अब इसमें हम लोगों को काफी सारे केस लॉज के थ्रू देखना है किस तरीके से ये टॉर्शियस लाइबिलिटी स्टेट का डेवलप हुआ है थ्रू आउट द टाइम। बट उन केसेस में जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये टॉर्शियस लाइबिलिटी स्टेट का होता है टॉर्ट्स के लिए, कोई टॉर्ट्स यानी कोई भी रॉन्ग सिविल रॉन्ग कमिट करने के लिए,
तो इसका बेसिस क्या है, इसके लिए कोई प्रोविजन है क्या टॉर्शियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट के लिए, बताइए। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी के लिए 298 299 आपने बताया कि 298 में कॉन्ट्रैक्ट करने का पावर है और 299 में बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। टॉर्शियस एक्ट के लिए भी, मतलब ये टॉर्ट्स के लिए भी स्टेट का लाइबिलिटी कहीं फिक्स किया गया है 300। यस, इसके लिए भी आप दो प्रोविजन देखेंगे, एक 294 का बी और एक आर्टिकल 300। दो आर्टिकल आप देखेंगे, 294 बी, 300 सभी को पता है, 294 बी लोग नहीं देखते हैं, उसको भी देख लीजिए, पूछ सकता है एग्जाम में, है ना। तो देखो इंग्लिश मैक्सिम जो था वो इंडिया में अप्लाई नहीं करता है, किंग कैन डू नो रॉन्ग वहां पे जो था, रेस्ट नॉन पोटेस्ट पिकेयर, ये इंडिया में अप्लाई नहीं करता है। इंडिया का दो आर्टिकल 294 बी और आर्टिकल 300 एक्सप्लिसिटली बताता है कि स्टेट भी अपने जो भी सर्वेंट्स हैं उनके एक्ट्स के लिए उसको लाइबल ठहराया जाएगा। 294 में देखो, 294 के बी में देखो, बी कि ऑल राइट्स, liability and obligations of the government of the Dominion of India and the government of each governor's province, whether arising out of contract or otherwise, shall be rights, liability and obligation of the government of India। कि जो भी राइट लाइबिलिटी, जो प्री इंडिपेंडेंस जो डोमिनियन ऑफ इंडिया जो था, ये उसके बारे में बता रहा है कि जो 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और स्टेट जो है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब क्रिएट हुआ, 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। उससे पहले जो भी उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया था, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही थी, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट और उसका जो भी लाइबिलिटी है, सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आया। तो यहाँ क्या बता रहा है, वेदर अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज। तो ये जो अदरवाइज वर्ड है ये टॉर्ट्स को कवर करता है, टॉर्शियस एक्ट्स को कवर करता है, ठीक है। तो 294 बी भी जो है आपको इस बात का वो बताता है कि टॉर्शियस एक्ट के लिए जो पहले के गवर्नमेंट जो थे 26 जनवरी 1950 से पहले, ठीक है, उसके भी जो भी टॉर्शियस एक्ट है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका लाइबल होगा। और आर्टिकल 300 फिर जो है अभी प्रेजेंट डे अब जो भी टॉर्शियस एक्ट होगा उसके लिए लाइबिलिटी प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया may sue or be sued in the name of Union of India and government of state, ठीक है, in relation to their respective affair as the Dominion of India and the corresponding provinces or the corresponding Indian state might have sued or been sued if the constitution had not been enacted, ठीक है। तो इसके बाद का जो भी सूट और प्रोसीडिंग जो आएगा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, वो सब के लिए क्या दिया गया है, आपका आर्टिकल 300 प्रोवाइड करता है। तो जो भी आपका टॉर्शियस लाइबिलिटी है वो डिटरमाइन कहां से होता है, आपके आर्टिकल 300 से डिटरमाइन होता है और 294 बी से डिटरमाइन होता है। अब यहां पे हमें ये देखना है कि ये तो चलो हम लोग बेसिक प्रोविजन देखें जहां से आप टॉर्शियस लाइबिलिटी स्टेट का पता करते हैं, लेकिन अब स्टेट का स्कोप क्या है, स्कोप क्या है इस टॉर्शियस लाइबिलिटी का, कि ये तो पता चल गया कि स्टेट अपने सर्वेंट्स के एक्ट्स के लिए, स्टेट के जो भी सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके एक्ट्स के लिए स्टेट को लाइबल, उनके रॉन्गफुल एक्ट के लिए, उनके टॉर्शियस एक्ट के लिए स्टेट को भी लाइबल ठहराया जाएगा। बट उसका स्कोप क्या है, किस हद तक ठहराया जाएगा, स्कोप ऑफ लाइबिलिटी क्या है। तो देखो इसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का जो लॉ था और अभी कुछ ईयर पहले तक सेम स्टैंड काफी लंबे टाइम से फॉलो किया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे जो स्कोप था स्टेट लाइबिलिटी का टॉर्शियस एक्ट के लिए, वो अभी 1980s तक फॉलो वही किया गया था। और वो स्कोप क्या था, वो स्कोप था कि स्टेट केवल लाइबल था उस एक्ट के लिए विच वेयर डन इन एक्सरसाइज ऑफ नॉन सॉवरेन फंक्शन। अगर कोई एक्ट किया गया है सॉवरेन फंक्शन के अंदर, स्टेट का जो सॉवरेन फंक्शन है उसमें अगर कोई एक्ट किया गया और वो एक रॉन्गफुल एक्ट है, उसके लिए स्टेट को कभी भी लाइबल नहीं ठहराया जाता था। स्टेट को केवल लाइबल कहां ठहराया जाता था, इन रेस्पेक्ट टू दोज एक्ट विच वेयर इन एक्सरसाइज ऑफ नॉन सॉवरेन फंक्शन। ये आपको स्टैंड लगभग 1980s तक फॉलो किया गया था, ठीक है। और ये प्री इंडिपेंडेंस एरा से आ रहा था आपको।
आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जब थी तभी से आ रहा था कि स्टेट का लाइबिलिटी जो उस समय के कोर्ट ने जो डिसाइड किया था वही आपको फॉलो किया गया था। इनफैक्ट कस्तूरी लाल का भी आप लोग जजमेंट जानते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस जो आया था। तो 1980s तक स्टैंड फॉलो किया गया था कि केवल नॉन सॉवरेन फंक्शन जो है उसके एक्सरसाइज में अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है तो उसके लिए स्टेट को लाइबल ठहराएंगे। सॉवरेन फंक्शन के एक्सरसाइज में अगर कोई रॉन्ग कमिट करता है उसके लिए आप लाइबल स्टेट को नहीं ठहराएंगे। तो अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सॉवरेन फंक्शन क्या होता है और नॉन सॉवरेन फंक्शन क्या होता है। कोई आप लोगों में से बता सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉवरेन फंक्शन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन? एनीवन? सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है, बताइए कोई। जैसे ये लॉ का, हाँ बोलिए बोलिए। सॉवरेन फंक्शन बस स्टेट कर सकता है, जैसे मेंटेनेंस ऑफ आर्मी वगैरह, और नॉन सॉवरेन फंक्शन कोई भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है और प्राइवेट सिटीजन भी कर सकता है। यस, कि देखो सॉवरेन फंक्शन क्या होता है, वो सॉवरेन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो केवल और केवल स्टेट ही कर सकता है, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता है। अब वॉर डिक्लेयर कौन कर सकता है? केवल स्टेट कर सकता है। वॉर कौन डिक्लेयर करेगा? स्टेट करेगा। नेशनल हाईवेज को मेंटेन करने का पावर किसको है? केवल स्टेट को है। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने का पावर किसको है? केवल स्टेट को है। अरेस्ट करने का पावर किसको है? केवल स्टेट को है। अब ऐसा नहीं बोलिएगा कि इंडिविजुअल भी सीआरपीसी में अरेस्ट कर सकता है, तो वो करता है तो वो स्टेट ही करवाता है। ठीक है। तो जो पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट परफॉर्म कर सकता है वो सॉवरेन फंक्शन है, और जो पावर एक्सक्लूसिवली जो पावर एक्सक्लूसिवली केवल स्टेट नहीं बाकी प्राइवेट पर्सन भी परफॉर्म कर सकते हैं वो आपको नॉन सॉवरेन फंक्शन होता है। अब देखो इसको एग्जांपल से हम बताएंगे ना तो और इसमें क्लैरिटी मिलेगी, इसको ध्यान से सुनना। अब जैसे किस केस में बताया गया था कि सॉवरेन फंक्शन क्या होता है और नॉन सॉवरेन फंक्शन का, एक केस है P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इस केस में कोर्ट जो उस समय थी 1868 का ये जजमेंट है। उस समय जो कोर्ट थी उसने बोला कि इफ अ पर्टिकुलर एक्ट कैन बी डन बाय प्राइवेट पर्सन देन इट डज नॉट क्वालिफाई एज अ सॉवरेन फंक्शन। कि अगर कोई एक्ट कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है तो वो सॉवरेन फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, कि सॉवरेन फंक्शन केवल वैसा फंक्शन होगा जो कि एक्सक्लूसिवली स्टेट कर सकता है। जैसे पहले देखो इसको हम लोग एग्जाम्पल से पहले समझो, तब ये ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग को समझ में आएगा कि सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन होता क्या है। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं, आप लोग बताइएगा। ठीक है। अब मान के चलो कि स्टेट जो है कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करा रही है। ठीक है, स्टेट के पावर के अकॉर्डिंग कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है स्टेट के तरफ से, सेक्रेटेरिएट का बिल्डिंग बन रहा है। अब उसमें कोई टॉर्शियस एक्ट हुआ जिस कारण से बिल्डिंग का दीवार गिर गया, लोगों को चोट आई। ये क्या है, सॉवरेन फंक्शन था या नॉन सॉवरेन फंक्शन था स्टेट का? क्या वहां पे स्टेट के अगेंस्ट सूट फाइल किया जा सकता है टॉर्ट में या नहीं? यस सर, फाइल किया जा सकता है। वाई? ये तो स्टेट का फंक्शन है ना, वो काम तो स्टेट के लिए हो रहा है। नॉन सॉवरेन फंक्शन नहीं है, ये एक नॉन सॉवरेन फंक्शन है, इसलिए स्टेट के अगेंस्ट हम सूट फाइल कर सकते हैं। क्यों? कैसे ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है? घर बनाना तो प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, बिल्डिंग इरेक्ट करवाना, बिल्डिंग बनाने का काम तो प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, आपको इस तरीके से देखना है सॉवरेन और नॉन सॉवरेन क्या होता है कि जो काम एक्सक्लूसिवली केवल स्टेट ही कर सकता है। अब जैसे वॉर डिक्लेयर करना है पाकिस्तान पे, ठीक है, या किसी और कंट्री पे वॉर डिक्लेयर करना है, और उस समय किसी टॉर्शियस एक्ट के कारण कुछ सिविलियंस को कुछ नुकसान पहुंच गया, तो वहां क्या होगा? वहां स्टेट लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वॉर जो है करने का पावर किसके पास है? केवल स्टेट के पास है। लेकिन घर बनाना, बिल्डिंग इरेक्ट करना, अपार्टमेंट इरेक्ट करना, अगर वो स्टेट के बिहाफ पे भी अगर किया जा रहा है, बट वो पावर क्या है, वो फंक्शन ऐसा है जो कि कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकता है। तो अगर कोई भी फंक्शन ऐसा है जो प्राइवेट इंडिविजुअल भी परफॉर्म कर सकता है तो फिर वहां पे स्टेट वहां पे उस तरीके के एक्ट में लाइबल होगा। लेकिन अगर जो प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं परफॉर्म कर सकता है और वैसे एक्ट में किसी को नुकसान पहुंची है
तो उसके लिए स्टेट लाइबल नहीं होगा, क्योंकि उसको सॉवरेन फंक्शन कहेंगे। अब जैसे हम आपको एग्जांपल एक देते हैं। अब मान लिया कि कहीं पे एक केस का एग्जांपल देते हैं। वो केस का नाम था श्याम सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। श्याम सुंदर वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में क्या था, फेमाइन आई थी, भूखमरी, भूखमरी आई थी। तो फेमाइन रिलीफ के लिए एक गवर्नमेंट की गाड़ी जो है फेमाइन रिलीफ के लिए खाने पीने का जो सामान था वो लेकर जा रही थी, ठीक है, फेमाइन रिलीफ के लिए। और उससे क्या हुआ, किसी को चोट पहुंच गई, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया ड्राइवर के नेग्लिजेंस के कारण, ड्राइवर के नेग्लिजेंस के कारण एक्सीडेंट हो गया। अब यहां पे स्टेट के ऊपर श्याम सुंदर ने जो है सूट फाइल किया टॉर्ट का। तो अब यहां पे स्टेट लाइबल कब होगा, जब वो फेमाइन रिलीफ का जो काम था अगर वो नॉन सॉवरेन फंक्शन में फॉल करेगा तो स्टेट लाइबल होगा, अगर वो सॉवरेन फंक्शन में फॉल करेगा तो स्टेट लाइबल नहीं होगा। तो यहां पे बताइए क्या होगा, स्टेट लाइबल होगा या नहीं होगा? होगा सर। क्यों होगा, रीजन दीजिए। सर फेमाइन जो रिलीफ है तो और सभी एनजीओ सब भी करता है ना। यस, और वेरी सभी गुड, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सभी कर फेमाइन सकता है। रिलीफ का काम ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिवली स्टेट का ही है, ये एनजीओ भी कर सकता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी कर सकता है ना। जो भी लोग है, कम्युनिटी भी, मतलब लोग जो है अपना ग्रुप बना के भी ये फेमाइन रिलीफ का एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये एक्सक्लूसिवली केवल स्टेट का ही फंक्शन नहीं है, ये बाकी सारे बॉडीज, अथॉरिटी, इंडिविजुअल भी कर सकता है। सो दैट इज वाई ये आपका क्या है, नॉन सॉवरेन फंक्शन, और नॉन सॉवरेन है तो वहां पे स्टेट लाइबल नहीं होगा, ठीक है, स्टेट लाइबल नहीं होगा। अब मान के चलो कि कोई कहीं पे मतलब लाइक प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत ही लार्ज स्तर पे जो है रोड को जाम कर दिया गया है, प्रोटेस्ट चल रहा है। अब पुलिस अथॉरिटी जो है वहां पे उसको काबू करने के लिए जाती है, ठीक है, 200-300 लोगों का भीड़ है, उसको काबू करने के लिए जाती है और उस वक्त लाठी चार्ज करती है और किसी को थोड़ा इंजरी पहुंच जाता है, किसी के अगेंस्ट कुछ असॉल्ट कमिट हो जाता है। तो अब यहां पे स्टेट लाइबल होगा कि नहीं उस एक्ट के लिए? Whether state will be made liable for the act of a police officer or not? नो सर, ये सॉवरेन फंक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है यहाँ पे। Yes, because law and order मेंटेन करना एक्सक्लूसिवली सॉवरेन फंक्शन है, ठीक है। अब कहीं पे पब्लिक डिसऑर्डर फैला हुआ है तो आपके पास पावर नहीं ना है कि आप जाके लाठी चार्ज कर दीजिएगा, कि कोई ग्रुप बना के आप एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले के लोग जाके वहां पे लाठी चार्ज करके भगाने लगिएगा। वो आपका फंक्शन नहीं है, वो एक्सक्लूसिवली स्टेट का फंक्शन है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ओके, तो अगर नॉन सॉवरेन फंक्शन था तो उसके लिए स्टेट को लाइबल ठहराया जाता था, अगर सॉवरेन फंक्शन के एक्साइज में कोई एक्ट हुआ है उसके लिए स्टेट को कभी भी लाइबल नहीं ठहराया जाता था। ये काफी लंबे टाइम तक फॉलो किया गया था और इस केस से ही ये फॉलो करना स्टार्ट हुआ था। हाँ बोलिए सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे ये JNK में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो वो की गई थी, मतलब वो जो स्टोन पेल्टर्स थे उन पे जो ये क्या कहते हैं रबर के जो वो गोले वो डाले गए थे, तो उससे जो उनकी आई इंजरी हुई थी उस पे कोर्ट ने उनको मतलब लायबल माना था स्टेट को। तो अब मैं अभी प्रेजेंट डे पे नहीं ना आया हूँ, मैं अभी आपको 1980s तक का स्टैंड बता रहा हूँ। अभी हम आ रहे हैं ना, ठीक है, सॉरी सर। ओके चलिए। तो देखिए ये कब से डिटरमाइन शुरू हुआ था, P&O स्टीम नेविगेशन कंपनी, यहां से सॉवरेन फंक्शन और नॉन सॉवरेन फंक्शन के बीच में डिफरेंशिएशन किया गया था, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा केस एक है नोबिन चंद्र दे वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें क्या था, एक प्लेंटिफ ने अप्लाई किया गांजा का शॉप खोलने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, ठीक है, गांजा शॉप के लिए। तो लाइसेंस देने का पावर किसके पास होगा, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल दे सकता है क्या? हाँ, वो केवल स्टेट दे सकता है। तो ये क्या हुआ, सॉवरेन फंक्शन या नॉन सॉवरेन फंक्शन? सॉवरेन फंक्शन। ये सॉवरेन फंक्शन। तो अगर रॉन्गफुली उसको डिनाई कर दिया गया है लाइसेंस तो उसके लिए वो सूट फाइल नहीं कर सकता। अगर अथॉरिटी ने रॉन्गफुली लाइसेंस डिनाई कर दिया है तो उसके लिए वो सूट नहीं फाइल कर सकता है, बिकॉज दैट वाज अ सॉवरेन फंक्शन, ठीक है। फिर स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस केस है, ये दोनों प्री इंडिपेंडेंस केस थे। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस केस है, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती का केस। इस केस में क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पर्सन, ड्राइवर जो था वो गवर्नमेंट ड्राइवर था, वो अपने जीप से कलेक्टर को लाने के लिए जा रहा था
और उसी दौरान जो है एक एक्सीडेंट होता है और विद्यावती के हस्बैंड का डेथ हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेट ने सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन को ध्यान तो में अभी भी यहाँ पे कंसीडर किया, बट यहाँ पे स्टेट ने थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा डिफरेंट स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि किंग कैन डू नो रॉन्ग का कॉन्सेप्ट हम इंडिया में तो पहली बात फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट ये इंग्लैंड में भी फॉलो नहीं होता है। क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट 1947 के आने के बाद से इंग्लैंड में भी ये फॉलो नहीं होता है। तो इसीलिए स्टेट ने बोला कि हम सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी फॉलो करते हैं, जहां पे हम वेलफेयर गवर्नमेंट का काम करते हैं, और इसमें अगर हमारे सर्वेंट के थ्रू हमारे सिटीजन कॉमन पर्सन इन लोगों को कोई भी अगर हार्म या रॉन्ग कमिट होता है इनके अगेंस्ट, तो उसके लिए स्टेट को लाइबल ठहराया जाना चाहिए। गवर्नमेंट शुड बी हेल्ड वाइकेरियसली लाइबल। तो ये स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती में कॉम्पनसेशन विद्यावती को देने के लिए गवर्नमेंट ने यहां पे ऑर्डर इशू किया, बट इसको फिर से दरकिनार कर दिया गया कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या हुआ कि एक गोल्ड स्मिथ था, वो अपने साथ काफी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गोल्ड जो है वो लेके चल रहा था। अब पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया ये सोच के कि इतना ज्यादा गोल्ड इसके पास है, ये कहीं से चोरी करके आ रहा है, और उसको पुलिस खाने में ले गए, और पुलिस स्टेशन में जो कस्टडी में जहां माल खाना जो था उसमें जाकर उसके गोल्ड को कॉन्फिस्केट करके रख दिया। और बाद में पता चला कि नहीं, ये एक गोल्ड स्मिथ है और इसके पास जो है मतलब ये इसी के सारे गोल्ड है। तो बाद में जब उस मालखाने से जब वो प्रॉपर्टी को लाने के लिए जब गोल्ड जो है उसको लौटाने के लिए जब कोशिश किया गया, तो वहां देखा गया कि वो जो पुलिस ऑफिसर था वो गोल्ड लेकर भाग चुका है। तो पुलिस ऑफिसर कौन था? वो तो सर्वेंट था। किसका सर्वेंट था? गवर्नमेंट का सर्वेंट था, ठीक है। अब वो क्या किया है, वो एक पर्सन को अरेस्ट करता है और उससे जो भी प्रॉपर्टी उसने सीज किया वो लेके वो भाग गया। तो अब उसने उसको जो अरेस्ट किया था वो अरेस्ट किया था किस ग्राउंड पे? लॉ एंड ऑर्डर के ग्राउंड पे, है ना, अपने पुलिस पावर जो भी उसके पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए। तो ये किसी को अरेस्ट करना, उसके प्रॉपर्टी को सीज करना, ये कौन सा पावर है? सॉवरेन फंक्शन है या नॉन सॉवरेन फंक्शन है? What kind of function? ये सॉवरेन फंक्शन है। किसी प्राइवेट पर्सन के पास तो ये पावर नहीं है कि किसी को अरेस्ट करेगा, किसी को सीज करेगा। तो सॉवरेन फंक्शन में उसने अगर कोई रॉन्ग कमिट किया है तो स्टेट के ऊपर यहां पे लाइबिलिटी नहीं लाई गई कि स्टेट के ऊपर स्टेट लाइबल नहीं होगा उस पुलिस ऑफिसर के एक्ट के लिए। तो देखो, ये कस्तूरी लाल में फिर से कोर्ट ने यहाँ पे सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन का डिस्टिंक्शन किया और बोला कि नॉन सॉवरेन फंक्शन के लिए ही केवल आप लाइबल कर सकते हैं, सॉवरेन फंक्शन के लिए नहीं लाइबल कर सकते। अब कस्तूरी लाल का जजमेंट आने के बाद कुछ टाइम तक जो है यही स्टैंड फॉलो किया गया। श्याम सुंदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का जो मैंने आपको केस बताया वो कस्तूरी लाल के बाद का ही केस है, ठीक है। तो उसमें भी इस डिस्टिंक्शन को फॉलो किया गया और वहां देखा गया कि नहीं, नॉन सॉवरेन फंक्शन में जो स्टेट का जो सर्वेंट है वो नॉन सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, फेमाइन रिलीफ वाला, ठीक है। तो वहां पे स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी लाई गई। बट जब 1980s आया तो उसके बाद जो है 1980s से एक नया तरीके का कॉन्सेप्ट आपका डेवलप शुरू होने लगा, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट कहते हैं। जब आपका 1980s के बाद से गवर्नमेंट के फंक्शंस को देखा गया कि गवर्नमेंट जो है काफी वाइड फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, और गवर्नमेंट जो है सॉवरेन इम्यूनिटी के नाम पे हर बार बच जा रही है। और अल्टीमेटली कौन परेशान हो रहा है? जो भी लोग जिनके राइट्स को वायलेट किया जा रहा है। कि गवर्नमेंट तो हर बार सॉवरेन फंक्शन का हवाला देकर बच जा रही है। मान लिया पुलिस ने आपको टॉर्चर करके मार दिया, ठीक है, पुलिस थाने में ले गए, टॉर्चर किया, आपको मार दिया, आपका प्रॉपर्टी सीज कर लिया, और वहां पे आपको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट बोलेगी ये तो सॉवरेन फंक्शन था, ठीक है। तो बाद में देखा गया कि ये सब जो गवर्नमेंट के जो सर्वेंट्स का जो एक्ट है ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट आपका जा रहा है, जो आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बहुत सारे केसेस ऐसे हुए इसके बाद। तो धीरे धीरे एक नया तरह का आपका जुरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या होता है? तो ये आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में इसको डेवलप किया गया, और धीरे धीरे करके ये सॉवरेन और नॉन सॉवरेन वाला डिस्टिंक्शन है ये डाइल्यूट हो गया। ये कैसे डाइल्यूट हुआ? अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का जो
जो है ये आर्टिकल 21 के कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में स्टेट का लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज किया जहां पर भी राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में है वो वॉयलेट कोई स्टेट ऑफिशियल करता था। अगर कोई स्टेट ऑफिशियल किसी भी पर्सन का राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी वॉयलेट करता था, मान लिया आपको बिना कोई ग्राउंड का आपको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, बिना कोई रीजन का, जैसे कस्तूरी लाल को बिना रीजन का अरेस्ट करके लेके चला गया था, ठीक है, वैसे ही आपको किसी बिना किसी ग्राउंड का आपको लेकर चला गया, आपको टॉर्चर किया गया, तो क्या हुआ, आपका आर्टिकल 21 भी वहां वॉयलेट हो रहा है। तो पहले क्या था, पहले कस्तूरी लाल वाला हम लोग जब जजमेंट फॉलो करते थे तो उसमें स्टेट से लाइबिलिटी आप नहीं ले सकते थे, बट कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो उसके बाद से आप जो है कॉम्पनसेशन आपको स्टेट की तरफ से मिलने लगा अगर आर्टिकल 21 का वायलेशन किया है किसी भी स्टेट के सर्वेंट ने। स्टेट के कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो भी स्टेट का सर्वेंट है, वो अगर आपके राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में गारंटीड है उसका अगर वायलेशन कर रहा है तो फिर आपको कॉम्पनसेशन देना स्टार्ट कर दिया गया 1980s से। और वहां पर वो फंक्शन चाहे सॉवरेन फंक्शन हो या नॉन सॉवरेन फंक्शन हो, ये मैटर नहीं करता है, स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी आएगी। अब सबसे पहला केस जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट का आपको कॉन्सेप्ट लाया गया और वहां पे कंपनसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम आर्टिकल 21 के वायलेशन के लिए दिया गया, वो केस कौन सा है, कोई बताइए हमको। रुदल शाह। यस, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। देखिए अब ये चार केस जो थे 1980s और अर्ली 1990s में, ये सब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट को डेवलप किए, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये आंसर को आप लोग टॉर्ट्स में भी वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट में आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। रुदल साहब से स्टेट ऑफ बिहार, पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, काफी लंबे टाइम तक उसको रखा गया जेल में, इवन उसका टेन्योर खत्म होने के बाद भी उसको टॉर्चर भी किया गया, ठीक है। तो वहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम स्टेट ने बोला नहीं, यहाँ आर्टिकल 21 का वायलेशन है, ठीक है। रेस्पोंडेंट ने बोला नहीं, ये हमारा सॉवरेन फंक्शन है, इसके लिए स्टेट को लाइबल नहीं ठहरा सकते। वह बोलता है कि नहीं, स्टेट लाइबल होगी, स्टेट वेलफेयर गवर्नमेंट है, अब ये डिस्टिंक्शन नहीं देखना है कि सॉवरेन फंक्शन है या नॉन सॉवरेन फंक्शन है। आखिर अगर उसको स्टेट कॉम्पनसेशन नहीं देगा तो फिर कौन कॉम्पनसेशन देगा, वो कहां जाएगा। तो यहां पर आपको दिया गया सहेली वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, यहां पे भी सिमिलर केस था। यहां पे भी एक वुमेन थी, उसके चाइल्ड को जो है पुलिस कस्टडी में मार दिया गया था, वहां पर उसको कॉम्पनसेशन दिया गया। कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, इस केस में जो वो क्या कहते हैं, मैनहोल होता है, मैनहोल जो रोड पे होता है, उसमें एक बच्चा गिर गया था, तो वो किसका ड्यूटी है, उसको मेंटेन करने का किसका ड्यूटी है, मैनहोल को। जो भी पब्लिक प्लेस रोड पे मैनहोल होता है, किसका, स्टेट का ड्यूटी है। अब स्टेट ने उसको वो ये किया तो वहां पर उसको कॉम्पनसेशन दिया गया, ठीक है। अब कहा गया कि नहीं, ये मैनहोल तो जो है ये कवर तो कोई प्राइवेट पर्सन भी कर सकता है, तो ये हमारा सॉवरेन नहीं, नॉन सॉवरेन फंक्शन। बट यहां पर कोर्ट ने इस डिस्टिंक्शन को नहीं माना, कहा कि इससे पर्सन का राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी लोगों का हैम्पर हो रहा है, ठीक है। तो यहां भी कॉम्पनसेशन दिया गया। सिमिलरली नीलाबटी बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये चारों आपके बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इससे रिलेटेड। और फाइनली इन सब केसेस को देखते हुए, अब देखो इन सब केसेस में कहीं पर भी कस्तूरी लाल को ओवर रूल नहीं किया गया, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी केस को ओवर रूल नहीं किया गया था इन सब में से कोई भी केस में। बट इन सब केसेस का जो जजमेंट था वो कॉन्ट्रेरी था कस्तूरी लाल से, क्योंकि वहां पे बताया गया कि सॉवरेन फंक्शन है, स्टेट इम्यून रहेगा। लेकिन यहां बोला गया अब सॉवरेन हो या नॉन सॉवरेन, अगर आपका लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अफेक्ट हो रहा है तो फिर वहां पर स्टेट को कोई इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, स्टेट के ऊपर, स्टेट को कॉम्पनसेशन देने का उसके ऊपर ड्यूटी इंपोज किया जाएगा। और फाइनली इसके बाद 1994 में नागेंद्र राव वाले केस में इस बात को क्लैरिफाई किया गया कि अब जो है सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन के बीच का जो डिफरेंस है वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इतने सारे डिसीजंस जो पिछले एक डिकेड्स में आए हैं, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेन इम्यूनिटी कैन नॉट बी अ डिफेंस वेयर द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड इन कमर्शियल एक्टिविटी, and such concept can also not apply where officer of state are guilty of interfering with life and liberty of citizen.
ठीक है। एंड इन ऑल सच केसेस स्टेट शुड बी हेल्ड वाइकेरियसली लाइबल एंड बाउंड टू कॉम्पनसेट द रॉन्ग्ड पर्सन। और फाइनली कोर्ट ने बोला कि अब जो है सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन के बीच में कोई भी आपको डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर स्टेट के सर्वेंट के एक्ट से किसी भी पर्सन को कोई भी लॉस हुआ है, किसी भी तरीके का हार्म हुआ है, तो उसके अगेंस्ट वो पर्सन स्टेट से कॉम्पनसेशन ले सकता है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब पॉसिबल हुआ आर्टिकल 21 का स्कोप जो एक्सपैंड हुआ कि राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में लगभग सब कुछ आने लगा आपका। ठीक है, सारा कुछ आपका राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी में लगभग इंक्लूड होने लगा। जो भी डिग्निफाइड वे ऑफ लिविंग के लिए जो भी नेसेसरी आपके राइट्स हैं सब 21 में आने लगे। तो उसी के एक्सपेंशन से आपको सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन के बीच का जो डिफरेंस था वो जो है आउटडेटेड हो गया, और फाइनली अब जो है स्टेट को हर रॉन्गफुल एक्ट जो उसके सर्वेंट करेंगे उसके लिए अब लाइबल ठहराया जाता है। सो दिस वाज द फाइनल केस एन नागेंद्र राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये आपका टॉर्शियस लाइबिलिटी में अगर आप मेंस में अगर लिख रहे हैं तो आपको स्टीम नेविगेशन कंपनी से स्टार्ट करना है और नागेंद्र राव के केस तक आना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीच में जो केसेस हैं रुद्दल शाह का हो गया या फिर नीलाभट्टी बेहरा सब डिटेल में आप लिखे जा रहे हैं, वो सब वन वन लाइन में आप बता के आप ये कंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर को। ठीक है, तो इसमें आपको वहीं से स्टार्ट करना है कि किस तरीके से सॉवरेन और नॉन सॉवरेन के बीच में डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया गया था, और फाइनली इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस को आर्टिकल 21 के एक्सपेंशन के बाद से किस तरीके से इन दोनों के डिफरेंसेस को डाइल्यूट कर दिया गया। तो आज के डेट में अब सॉवरेन और नॉन सॉवरेन फंक्शन के बीच का कोई डिफरेंस जैसा कुछ नहीं होता है। अब जो है स्टेट लाइबल होता है कोई भी रॉन्गफुल एक्ट जो उसके सर्वेंट्स कमिट करते हैं उसके लिए। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो एनीबडी पूछ लो। एनीवन, एनी डाउट टिल हियर? चलिए ठीक है, तो कल देखो, कल हम लोग मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोग पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट के बाद फिर हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट करेंगे। ओके, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एंड ट्रस्ट एक्ट, ये तीनों एक्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में हम लोगों का मतलब नेक्स्ट 8 to 10 डेज में ये तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, तो मैं ये तीनों कंप्लीट कर लूंगा, और उधर से आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आपका कंप्लीट होते रहेगा। जो प्रोसीजरल पेपर्स है सीपीसी, सीआरपीसी, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में, क्योंकि इधर से ज्यादा क्वेश्चन आपका आता नहीं है और ये सब सब्जेक्ट्स काफी बड़े हैं। ठीक है, तो पहले जो जो ज्यादा मार्क्स फेच करने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको हम लोग कवर अप कर लेंगे। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ये पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स, ट्रस्ट, वी विल स्टार्ट विथ फैमिली लॉज, हिंदू और मुस्लिम। वो भी एक वीक में आपका हिंदू मुस्लिम लॉ आपका कंप्लीट हो जाएगा दोनों प्रिलिमिनरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई होप कि आप लोग ये मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं। जो लोग नहीं दे रहे हैं प्लीज इसको देते रहिए, नहीं तो बाद में जाके काफी आप लोग को दिक्कत होगी। जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बचा हुआ नोट्स है नेचुरल जस्टिस का और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं कंडीशनल लेजिस्लेशन पे, वो मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। किसी को आज के क्लास से रिलेटेड डाउट है तो पूछ लो। एनीवन? ओके, चलो ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग टुडेस क्लास।